वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अगर हमें एस आर लैच बनानी है नैंड गेट को यूज करके तो उस केस में हमारी डिजाइनिंग, हमारा एनालिसिस कैसे होगा। एस आर लैच को बनाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं नैंड गेट्स को, तो नैंड गेट्स आपको लगाने पड़ेंगे 2। तो हम पहले कंस्ट्रक्शनल पार्ट देख लेते हैं एस आर लैच का। हमें 2 नैंड गेट लगेंगे एस आर लैच को बनाने के लिए। इस नैंड गेट में हमें फीडबैक पाथ लगाना पड़ेगा, यानी कि एक नैंड गेट का आउटपुट दूसरे नैंड गेट के इनपुट के फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ इसके आउटपुट को हम दूसरे नैंड गेट के इनपुट पे दे देते हैं और दूसरे का जो आउटपुट है उसे पहले में इनपुट के फॉर्म में दे देते हैं। इसके बाद जो दूसरा इनपुट होगा इन नैंड गेट्स का वो एक्सटर्नल इनपुट होगा, जिसे चूंकि अब हम एस आर लैच बना रहे हैं तो इसे नाम देंगे एस और आर। नैंड गेट यूज करके जब भी आप लैच बनाते हैं आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस नैंड गेट से आपने एस इनपुट को कनेक्ट किया है उसका आउटपुट क्यू यानी कि नॉर्मल आउटपुट होगा, और वहीं पर जिससे आपने आर को कनेक्ट किया है वो होगा कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट, जिसे हम लिखेंगे क्यू बार। तो ये हमने नैंड गेट यूज करके एस आर लैच को बना दिया। अब इसके बाद हमें इस एस आर लैच का करना है एनालिसिस। तो एनालिसिस में जो चीज हमारी हेल्प करती है वो है नैंड गेट की ट्रुथ टेबल। नैंड गेट की ट्रुथ टेबल यानी अगर हमारे पास एक नैंड गेट है जिसके इनपुट पे हमने ए और बी दिया है और आउटपुट पे हमें वाई मिल रहा है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में, उसी को कहा जाता है ट्रुथ टेबल। तो अब हमारे पास इस नैंड गेट में 2 इनपुट्स हैं ए और बी, एक आउटपुट है वाई। तो हमने 2 वेरिएबल की चारों कंडीशंस को लिख दिया। अब नैंड गेट में 0 0 के केस में हमें मिलता है 1, 0 1 के केस में 1, 1 0 के केस में 1 और 1 1 के केस में 0। तो अब इस ट्रुथ टेबल को हम अपने लैच के एनालिसिस में कैसे यूज करेंगे। तो आप देखिए कि नैंड गेट के आउटपुट पर आपको 3 बार 1 मिला और 1 बार 0 मिला। 0 कब मिला? जब आपके दोनों इनपुट 1 पर थे, तब आपको आउटपुट पर 0 मिला। इसके अलावा जब भी आपके दोनों इनपुट्स में से कोई भी एक इनपुट या दोनों इनपुट अगर 0 पर हैं, कोई भी एक इनपुट अगर 0 पर है तो उस केस में आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। जब भी नैंड गेट का कोई भी एक इनपुट अगर 0 पर है उस केस में आपको बाकी के इनपुट्स को देखने की जरूरत ही नहीं, आउटपुट आपको हर कंडीशन में 1 ही मिलेगा। इस फैक्ट को हम यूज करेंगे अपने आरएस लैच के एनालिसिस के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे एसआर लैच की वर्किंग कैसे होगी और किन किन वैल्यूज पर हमें क्या रिजल्ट्स मिलने हैं। तो वर्किंग देखने के लिए हम इसके लिए एनालिसिस करना जब शुरू करेंगे तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इनपुट के रिस्पेक्ट में हमें आउटपुट पर क्या मिलता है ये एनालिसिस हम करेंगे। इनपुट के फॉर्म में है एस और आर, तो हमने टेबल में इनपुट पर ले लिया है एस और आर। आउटपुट हम नॉर्मल वाला कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट में हमने ले लिया क्यू। अब इनपुट पे 2 वेरिएबल्स हैं तो इसकी 4 कंडीशंस हमें मिलेंगी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। एसआर लैच का एनालिसिस शुरू करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाहे आप नैंड यूज करके बनाएं या नॉर यूज करके बनाएं, एनालिसिस की शुरुआत आप कभी भी 0 0 या 1 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों इनपुट सेम होते हैं उस केस में आपके सिस्टम का एनालिसिस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऑल्दो आंसर्स हर केस में आपको मिलेंगे, पर इस केस में एनालिसिस शुरू करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप ऐसे इनपुट कंडीशन से शुरू करें जिनमें दोनों इनपुट पर आपको अलग अलग डेटा वैल्यूज मिलती हो। तो हम शुरुआत करेंगे 0 1 से, यानी हमारा जो एस इनपुट है ये 0 पर है और आर इनपुट जो है वो 1 पे है। तो अब हमारा एस इनपुट है 0 पर, आर इनपुट है 1 पर। अब इस केस में हमारे सिस्टम के आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा। तो हमने नैंड गेट में देखा था कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 पर है तो हमें नैंड गेट का आउटपुट 1 ही मिलेगा, चाहे दूसरे इनपुट पे कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पर एस इनपुट 0 पर है, मतलब क्यू यानी नॉर्मल आउटपुट हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1। अब जब ये 1 यहाँ से जाएगा दूसरे नैंड गेट के इनपुट पर, उस केस में यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो इस सेकेंड नैंड गेट के आउटपुट लाइन पर हमें मिलेगा 0। अब यहाँ पर देखिए
Q और Q बार, यानी ये नॉर्मल आउटपुट है और ये कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। तो नॉर्मल आउटपुट पे अगर हमें 1 मिला तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट पे 0 मिल रहा है, मतलब हमारा लॉजिक एनालिसिस बिल्कुल सही है। तो S अगर 0 है और R अगर 1 है तो हमें आउटपुट पे मिलेगा 1। अब सेकेंड केस में, यानी जब S 1 है और R 0 है, इस केस में हमें क्या मिलेगा? तो S 1 है और R 0 है। अब यहाँ पर देखिए R की वैल्यू 0 है। अगर R की वैल्यू 0 है मतलब Q बार की वैल्यू हमको 1 ही मिलनी है, क्योंकि NAND गेट के एक इनपुट पर अगर 0 है तो आउटपुट पर आपको 1 ही मिलेगा। तो अब Q बार की वैल्यू आपको मिल गई 1। अब ये 1 Q बार की वैल्यू जाएगी दूसरे वाले NAND गेट के इनपुट पर, यहाँ 1 आ गया। अब दूसरे NAND गेट के इनपुट पर, यानी गेट नंबर 1 के इनपुट पर S भी 1 है और दूसरा वाला इनपुट भी 1 है, तो 1 1 के केस में Q की वैल्यू आपको मिलेगी 0। तो इस केस में नॉर्मल आउटपुट हमें मिल रहा है 0। अब यहाँ पर भी हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है कि Q और Q बार 0 और 1 मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। तो 1 0 के केस में हमें आउटपुट पर मिल रहा है 0। अब अगले केस में जब हमारे दोनों इनपुट 1 1 पर हैं, यानी कि S भी 1 पर है और R भी 1 पर है, जब दोनों 1 1 पे होंगे तो क्या सिचुएशन होगी? अब यहाँ पर देखिए हमने इस इनपुट लाइन के द्वारा यहाँ पर दिया है Q का बार। जब आपने यहाँ पर Q का बार दिया तो NAND गेट के आउटपुट पर हमें क्या मिलेगा? S की वैल्यू 1 है तो 1 एंड Q बार का बार एंड नॉट NAND। तो यहाँ पर आपको Q की जगह पर क्या मिलेगा? Q की जगह पर मिल जाएगा 1 एंड Q बार का बार। डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे इस पर, तो ये हो जाएगा 1 का बार प्लस Q बार का बार, यानी कि अब 1 का बार यानी कितना? 0 और Q बार का बार यानी कि Q, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Q, यानी Q इनपुट पर है Q। इसके बाद Q बार का जब आप एनालिसिस करेंगे तो देखिए Q बार के एक इनपुट पर है Q, आउटपुट पर आपको मिलेगा R जो कि है 1 1 एंड Q का होल कॉम्प्लीमेंट NAND गेट के आउटपुट फंक्शन के हिसाब से, यानी Q बार हमें मिल रहा है 1 एंड Q का होल कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे तो 1 का कॉम्प्लीमेंट और Q का कॉम्प्लीमेंट, 1 का कॉम्प्लीमेंट यानी 0 और Q का कॉम्प्लीमेंट, दैट विल गिव यू Q का कॉम्प्लीमेंट। तो Q बार वाली आउटपुट पे हमें मिल रहा है Q बार, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने S इनपुट को 1 किया और R इनपुट को 1 किया, उस केस में Q पर Q ही मिलेगा और Q बार पर Q बार ही मिलेगा, यानी कि इस केस में आपके आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये हो गई नो चेंज वाली कंडीशन, यानी कि ये करती है डेटा को होल्ड। अब इसके बाद चौथी और आखिरी कंडीशन, यानी जब हमारे दोनों इनपुट 0 पर हैं, यानी कि हमें इस केस में S की वैल्यू भी 0 मिल रही है और R की वैल्यू भी 0 मिल रही है। अब जब S और R दोनों की वैल्यू 0 मिलेगी तो हमें पता है कि किसी भी NAND गेट के एक इनपुट पर अगर 0 है तो दूसरे इनपुट पर क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आउटपुट तो 1 ही मिलना है। तो पहले वाले में भी 1 मिल गया और इसी कंडीशन के चलते दूसरे वाले में भी 1 मिल गया, यानी Q भी 1 है और Q का कॉम्प्लीमेंट भी 1 है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नंबर और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम हो, यानी इस केस में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है ये बिल्कुल गलत है। तो ये 0 0 वाली कंडीशन को हम NAND लैच के केस में मानते हैं इनवैलिड, और ये कंडीशन को हम कभी भी यूज नहीं करते हैं अगर हमने RS लैच को बनाया है यूजिंग NAND गेट्स। तो NAND गेट वाले SR लैच का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें 0 0 पर इनवैलिड कंडीशन मिली, 0 1 पे मिला 1, 1 0 पे मिला 0 और 1 1 पे कोई चेंज नहीं है। इस तरह से हम SR लैच का एनालिसिस करते हैं अगर हमने उसे बनाया है NAND गेट्स को यूज करके।